हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे आवेश के क्वांटीकरण को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उस पे आएगा धनावेश, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर आएगा ऋणावेश। मान लेते हैं ये कोई हमारा वस्तु है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। अब मान लेते हैं कि इसको हमने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यदि मैंने इसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे आवेश कितना आएगा? इस पे आवेश आएगा, आवेश इक्वल टू माइनस का 1 इंटू जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। मान लेते हैं कि हमने इस पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे दो इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस पे आवेश कितना आएगा? इस पे आवेश आएगा माइनस का 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन आपने दिया इंटू जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है। अब मान लेते हैं हमने इस पे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आवेश इक्वल टू आएगा हमारा माइनस का 3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। वैसे ही मान लेते हैं हमने इस पे n इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया, तो जब इस पे n इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया जाएगा तो आवेश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का n इंटू जितना आवेश है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक ऐसे ही इसका उल्टा भी सत्य है कि यदि आप किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, मान लेते हैं ये हमारा वस्तु है, अब मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन से इस वस्तु से हमने कम कर दिया, इस वस्तु पर हमने एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, और जब हमने इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी तो इस पे क्या होगा? हमारा आवेश जो होगा, कितना हमारा आवेश होगा? आवेश होगा माइनस का 1 प्लस का 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। मान लेते हैं हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब जब दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो हमारा कुल आवेश होगा आवेश इक्वल टू प्लस 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक ऐसे ही हम 3 इलेक्ट्रॉन को भी रख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को भी। मान लेते हैं हमने यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अब जब हम n इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो आवेश इक्वल टू होगा प्लस का n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 90 कूलम। अब समझते हैं कि यहाँ पे आखिर माइनस क्यों आया और यहाँ पे प्लस क्यों आया। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ बाहर से इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, और जब इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करेगा तो इस पे आएगा माइनस, निगेटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया? यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल दिया है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो अपना था उसको दान में दे दिया है, और जब कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दान में देगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यदि इन दोनों बातों को हम एक जगह ला के रखें तो हमारा हो जाएगा आवेश इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश।
यदि हम इन दोनों बातों को एक जगह उठा के लाएं तो हमारा होगा आवेश इक्वल टू प्लस माइनस स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब स्थानांतरित आवेश की मात्रा इसलिए होगा क्योंकि स्थानांतरित आवेश की मात्रा में हम इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं। तो इसलिए यदि हमारा सूत्र होगा आवेश सिंबल होगा प्लस क्यू और स्थानांतरित आवेश की मात्रा यानी प्लस माइनस n और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E होता है। तो हमारा सूत्र निकल के आया Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ए। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देना हो तो आप कैसे देंगे? पहले तो आप देंगे एक इलेक्ट्रॉन, फिर देंगे दो इलेक्ट्रॉन एंड फिर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। आप किसी वस्तु को 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। जब भी देंगे तो या तो 1 देंगे या तो 2 देंगे या तो 3 देंगे। मतलब जब आप आवेश देंगे तो जो आवेश होगा वो पूर्ण संख्या में होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। आप 1.2 एंड 2.5 नहीं दे सकते। अब हम समझते हैं कि यदि किसी वस्तु को हम आवेश दे दें, यदि किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसका द्रव्यमान बदलता है या फिर वही रहता है या फिर नहीं बदलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक उदासीन वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m। यदि इस वस्तु से हम एक इलेक्ट्रॉन को यदि इस वस्तु को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अर्थात ये वस्तु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो इस पे आ जाएगा ऋणावेश। और जब इस पे ऋणावेश आएगा, निगेटिव आएगा, तब इसका द्रव्यमान मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान हो जाएगा m डैश। और ऐसे ही यदि किसी वस्तु को हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की हानि कर दे इस वस्तु से, तो इस पे आ जाएगा धनावेश। पॉजिटिव। और जब इस पे पॉजिटिव आएगा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तब मान लेते हैं इसका जो हमारा मास है वो हो जाएगा m डैश। अब हमें चेक करना है कि हमने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यानी इसने जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और जब हमने इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तब हमको इस तीनों में से चेक करना है किसका द्रव्यमान अधिक होगा, किसका उसके बीच में और किसका सबसे कम होगा। तो आइए चेक करते हैं। जब इस वस्तु को हमने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसने इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण किया है तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई है। तो इसके द्रव्यमान में
इसके द्रव्यमान में हमने वृद्धि कर दिया। द्रव्यमान में वृद्धि कैसे हुई है? -1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि इस वस्तु को हम 2 इलेक्ट्रॉन देते अर्थात ये वस्तु 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती? -2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ऐसे ही यदि हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन देते तो यहाँ हो जाता द्रव्यमान इसका -3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वैसे ही मान लेते हैं कि हमने इसको n इलेक्ट्रॉन दिया है और जब हमने n इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इस पे जो द्रव्यमान होगा वो होगा -n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक वैसे ही हमने इस वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया इस वस्तु से, मतलब कि इस वस्तु से हमने 1 इलेक्ट्रॉन की हानि कर दी है तो इसका मतलब उस वस्तु में द्रव्यमान में कमी हुई है। और द्रव्यमान में कितने की कमी हुई है? द्रव्यमान में हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, मतलब इस वस्तु से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया है तो +1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वैसे ही इस वस्तु से यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो जो उसके द्रव्यमान में जो कमी आएगी वो आएगी +2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक यदि हमने मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इसके द्रव्यमान में जो कमी होगी वो होगी +3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वैसे ही आप मान लेते हैं हमने n इलेक्ट्रॉन का इस वस्तु से कमी कर दी तो जो हमारा द्रव्यमान में कमी होगा वो होगा n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इन दोनों बातों को यदि हम एक पास ला के लिखें तो जो द्रव्यमान में हमारा अंतर आएगा द्रव्यमान में अंतर आएगा ±n और यहाँ n क्या है? n है स्थानांतरित आवेश की मात्रा इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसको हम डोनेट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं द्रव्यमान में जो अंतर है डेल्टा m ±n इंटू ई। जो हमारा दूसरा सूत्र आया वो है डेल्टा m इक्वल टू +-n इंटू ई। और जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है -9.1 इंटू 10⁻³ kg। हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो इतना होता है। बस आपको ये याद रखना है कि यदि आपने किसी वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं अथवा ऋणावेशित किए हैं उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और यदि आपने किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले हैं अथवा धनावेशित किए हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फाइनली हमने द्रव्यमान में परिवर्तन देख लिया था, उसके आधार पे ये हम कह सकते हैं कि m डैश का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद से m का होगा एंड लास्ट m डबल डैश का होगा। क्यों?
क्योंकि एम डैश पे निगेटिव आया था, मतलब कि हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दिए थे। तो जब हम किसी भी वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से देते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। और यहाँ एम क्या था, यहाँ एम हमारा उदासीन वस्तु था, तो इसका द्रव्यमान भी वही रहेगा। और उसके बाद सबसे कम द्रव्यमान एम डबल डैश का रहेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, धनावेशित आया था। और जब किसी वस्तु पे धनावेशित आता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। अब हमारा टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी विलगित निकाय में किसी प्रक्रिया के पहले अथवा किसी प्रक्रिया के पश्चात जो हमारा नेट आवेश रहेगा वो संरक्षित रहेगा, जो हमारा नेट आवेश रहेगा वो शून्य रहेगा। अब कैसे, आइए समझते हैं। पहले समझते हैं विलगित निकाय को। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो। आइसोलेट मतलब आपने कोविड में भी देखा था कि लोगों को, जिसको कोविड होता था उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था, मतलब आइसोलेट कर देना। ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो उसे ही हम लोग विलगित निकाय कहते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस, ये बना लेते हैं NaCl। अब ये जो है हमारा, ये है प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पूर्व हमारा ऐसे था और प्रक्रिया के पश्चात ऐसे हो गया। अब बात होगी कुल धनावेश की। कुल ऋणावेश की। कुल आवेशों की संख्या की। एंड नेट आवेश। अब बात करें प्रक्रिया के पूर्व की और प्रक्रिया के पश्चात की, तो कुल धनावेश हमारे प्रक्रिया के पूर्व कितने हैं, प्लस का 1, प्लस का 1। एंड प्रक्रिया के पश्चात कुल धनावेश कितने हैं, प्रक्रिया के पश्चात तो कुल धनावेश 0 है। एंड कुल ऋणावेश की बात करें तो कुल ऋणावेश प्रक्रिया के पूर्व है माइनस का 1 एंड प्रक्रिया के पश्चात है 0। और कुल आवेशों की संख्या की बात करें, मतलब हमको ये देखना है कि इन दोनों प्रक्रिया के पूर्व इन पे आवेश कितना है, तो इस पे एक पे है पॉजिटिव एंड एक पे है निगेटिव, इनकी संख्या को बताना है। तो इस पे आ जाएगा प्रक्रिया के पूर्व 2 आवेश हैं और प्रक्रिया के पश्चात 0 आवेश हैं।
और बात करें नेट आवेश की, तो नेट आवेश जो है हमारा प्रक्रिया के पूर्व है प्लस का 1 एंड माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक है प्लस और एक है माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसल और प्रक्रिया के पश्चात जो है हमारा आवेश है 0। मतलब आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आप किसी प्रक्रिया के पूर्व अथवा प्रक्रिया के पश्चात जो हमारा नेट आवेश होगा वो शून्य होगा। यही है आवेश संरक्षण का नियम। तो हम लिख सकते हैं कि विंडित निकाय में अब हम लिख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व अथवा प्रक्रिया के पश्चात जो हमारा कुल आवेश रहेगा वो शून्य होगा, अर्थात कुल आवेश जो हमारा संरक्षित रहेगा। यही है आवेश संरक्षण का नियम, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।